हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल स्थितो लवर्स। आज हम इस टॉपिक में क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर की पूरी ओवरव्यू, एनसीईआरटी को निचोड़ कर रख देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पेशली नीट के रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड आईसीएआर जो भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम है लाइक नीट, आईसीएआर और एनी अदर एग्जामिनेशन और ऑल्सो बोर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th, द लिविंग वर्ल्ड। ये जो पैराग्राफ है इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उसे याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। कोई अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो हम बोलेंगे कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। उसके अलावा जितना ये टॉपिक है इसमें एज सच पढ़ने वाली कुछ चीज़, समझने वाली, याद करने वाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए सेकंड पेज पे हम चलते हैं। उसमें साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से भी अवार्डेड किया गया, नवाजा गया, और इन्हें कहा गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनसे इनका कंपैरिजन किया गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइन और इम्पॉर्टेंट बात जो समझने लायक और इस टॉपिक से है वो ये कि आज हम डिफिनीशन पढ़ते हैं स्पेसीज का। हम स्पेसीज का डिफिनीशन ये पढ़ते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म अगर आपस में रिप्रोड्यूस करके, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाता है तब तो वह स्पेसीज है, अदरवाइज हम उसे स्पेसीज कंसिडर नहीं करते। तो ये जो नया डिफिनीशन आया स्पेसीज का, यह देने वाले साइंटिस्ट और कोई नहीं, ये हमारे अर्नेस्ट मेयर थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम आते हैं लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग वर्ल्ड का जो पहला टॉपिक है इसमें एज सच कुछ पढ़ने वाली, मतलब समझने वाली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन कुछ नहीं है। बस आप एक बार इसे रीड कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड जो 1.1 जो पैराग्राफ शुरू होता है उसमें बोला गया है व्हाट इज लिविंग। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वह यहाँ से शुरू होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास कुछ फीचर होता है, फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, और ये सब कुछ फीचर्स हैं। जैसे फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। उसका एक क्वेश्चन टाइप ऑफ एक लाइन शुरू होता है, एक पैराग्राफ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, बढ़िया चीज़ है। हाँ, समझ में आता है कि हाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसे समझने वाली बात है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है इंक्रीज इन मास, ठीक है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसका ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दो है, मास में इंक्रीज होना और इंडिविजुअलिटी में इंक्रीज होना। इसे हम बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने की वाली बात है, व्हाट इज ग्रोथ। कोई पूछता है कि ग्रोथ क्या है, जैसे कोई पूछता है जैसे कोई आपसे पूछ दिया व्हाट इज ग्रोथ, तो ग्रोथ के बारे में कहते हैं कि ए परमानेंट इंक्रीज इन, और बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज इन साइज एंड मास इज कॉल्ड ग्रोथ। मतलब अगर इंक्रीजमेंट इरिवर्सिबल है, मतलब अगर साइज किसी चीज का बढ़ गया तो अगर बढ़ा ही चला जाए या रुक जाए तब तो वो ग्रोथ है। लेकिन अगर वो साइज घट गए फिर छोटा आ जाता है, बैक आ जाता है, तो वो ग्रोथ नहीं है। मतलब बोलेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ, तो कोई अगर पूछता है व्हाट इज ग्रोथ कोई एग्जामिनेशन में, तो हम सिंपल बोलेंगे इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाली बात है कि क्या डिफरेंस है एक प्लांट की ग्रोथ में
एक एनिमल्स के ग्रोथ में, ठीक है। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये कि जो ग्रोथ एनिमल्स में होती है वो सर्टेन है, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक है, ठीक है। बट जो ग्रोथ प्लांट में होते हैं वो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन एनिमल्स द ग्रोथ इज इन ओनली अप टू सर्टेन एज। ये एक सर्टेन एज तक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कि सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, ठीक है। ये एक लाइन है विट्रो। विट्रो मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रो, इन विट्रो। विट्रो का मतलब था आउटसाइड द बॉडी, विट्रो मतलब है आउटसाइड द बॉडी, विवो मतलब है इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिखा है कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क है ये जो लाइन है ये स्टार मार्क है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हायर एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है दोनों अलग अलग इवेंट्स है। मतलब ग्रोथ हो रहा है उसका मतलब इंक्रीज इन साइज एंड मास, और रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वाया इट्स प्लांट और एनिमल्स, अलग फॉर्मेशन करना। तो बड़े प्लांट में, हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में, दोनों, फिर से समझने वाली बात है, समझिए। हायर प्लांट्स में जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों अलग अलग इवेंट्स है। आगे हम इसी पैराग्राफ में नीचे पढ़ेंगे कि जब हम लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और छोटे लेवल पे हम चले जाएं, तो उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों को बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट, दोनों को बोलते हैं साइनोनिम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो शुरू होती है यहाँ से वो ये कि लिखा है कि वन मस्ट रिमेंबर, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर हम बॉडी मास का इंक्रीजमेंट को ग्रोथ कंसिडर्ड करते हैं तो हम ये बात भूले नहीं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो करता है। अगर हम क्राइटेरिया लेते हैं बॉडी मास का इंक्रीजमेंट ग्रोथ है तो जैसे माउंटेन्स, बिल्डर्स, सैंड माउंट्स ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जो हमारा रूम का डोर्स होता है, दरवाज़ा, ठीक है, वो जब रेनी सीजन आता है, वर्षा का टाइम में, तो वो गेट लगना बंद हो जाता है क्योंकि उसका साइज़ इंक्रीज होता है। बारिश का से भीगने से उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में वाटर जाता है तो साइज़ में इंक्रीज होता है। इम्बाइवेशनल प्रेशर बोलते हैं जिसे, प्रेशर क्रिएट होता है, साइज में इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज होता है, प्रोसेस है इम्बाइवेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बात तो सही है कि अगर हम मास का इंक्रीजमेंट कंसिडर करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ मास का इंक्रीजमेंट अगर एक क्राइटेरिया लेते हैं तो हमें भूल नहीं सकते कि माउंटेन्स, अगर जो पर्वत है, एक बालू का टीला, सैंड ड्यून्स जो है, सैंड माउंट्स जो है, वहाँ पे बगल के बालू का टीला है, वहाँ पे धूल मिट्टी से, आंधी तूफान से और बालू आकर इकट्ठा हो गया, तो ग्रोथ तो उसका भी हो रहा है, मास में इंक्रीजमेंट है, तो क्या हम उसे ग्रोथ बोलेंगे? तो हाँ साहब, ग्रोथ वो भी है। लेकिन एक और डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है कि जो ग्रोथ लिविंग में है और जो ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में हो रहा है उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो ग्रोथ लिविंग में है वह ग्रोथ इंटरनली होता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन जो ग्रोथ नॉन लिविंग में है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फिर से एक बार, जो ग्रोथ लिविंग में है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, जो ग्रोथ नॉन लिविंग में है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, और जो लिविंग में ग्रोथ है वह परमानेंट ग्रोथ है, जबकि जो नॉन लिविंग में वह टेम्पोररी ग्रोथ है। तो वही इस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है समझने वाली, ठीक है, उसे मैं एक अंडरलाइन करूँ। यहाँ एक टर्म है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब की डिफाइनिंग है कि नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे। हम अभी मैं बता दूँ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग
प्रॉपर्टी नहीं है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? तो द प्रॉपर्टी विच डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, जिस भी किसी प्रॉपर्टी में एक भी एक्सेप्शन ना हो वह होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ में एक्सेप्शन हुआ कि ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग में दोनों है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम ये बोल सकते हैं कि यह एक फीचर है, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म है ग्रो नहीं करता। यह लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड देन ऑब्जर्व कैरेक्टर ऑफ लिविंग सिस्टम, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, इसे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, टॉपिक है, वह रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है इंटरब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन का मतलब है ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड और द डिफरेंट काइंड्स। बट एक्सेप्शन डिफरेंट काइंड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सेम काइंड ही। तो फिर से एक डिफाइन करें बढ़िया से रिप्रोडक्शन को, तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल फेनोमेनन by which living organism reproduce to produce fertile offspring of their same kind to make perpetuity, to make continuity in the race of life। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेस फीचर मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, दिया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसमें दिया है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, ठीक है साहब, एसेक्सुअल मीन से करता है, हमें समझना याद करना, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट हो, जिसमें डायरेक्ट कॉपी हो जाता है और ऑफस्प्रिंग का, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस है उसे हम बोलते हैं क्लोन, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, ठीक है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बी ऑब्जर्व बर्डिंग, ठीक है, ईस्ट एंड हाइड्रा में हम बर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। प्लेनिया में फ्लैटवर्म बी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन क्या है कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये समझने वाली बात है, समझते हैं, ठीक है। हाँ, क्या है देखते हैं। क्या है कि जब हम बात करते हैं ट्रू रीजनरेशन की, ठीक है ना, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, ट्रू रीजनरेशन, एक होता है रीजनरेशन, एक होता है ट्रू रीजनरेशन। जो रीजनरेशन है वो होता है लिजार्ड में, वॉल लिजार्ड में, जो हम छिपकली दीवार पे चढ़ते हुए देखते हैं, उसमें होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर उसका टेल, जो पूंछ है, कट के गिर गया तो नया टेल उसका बॉडी बना लेगा, ये है रीजनरेशन। और ट्रू रीजनरेशन वो होता है जिसमें अगर कोई बॉडी का पार्ट शरीर से अलग होता है, कट के गिरता है या डिजनरेट होता है, लॉस्ट होता है, तो उस लॉस्ट पार्ट से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सेम बन जाए, तो हम बोलेंगे ट्रू रीजनरेशन। जैसे कि अगर लिजार्ड का, छिपकली का पूंछ कटा, उस पूंछ से नया लिजार्ड बनता तो होता है ट्रू रीजनरेशन, और वो पूंछ से कुछ नहीं बना, बशर्ते पूंछ दोबारा लिजार्ड रिगेन कर लिया अपने शरीर में, वह है रीजनरेशन, ठीक है। तो फिर है कि द फंगी फिलामेंटस अलगी एंड द प्रोटोजोआ ऑफ मॉस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, सभी इजली मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन से कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर कहता है व्हेन इट कम टू यूनिवर्सल लाइक बैक्टीरिया अलगी अमेड प्रोडक्शन साइनोसिस, हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बाकायदा डिस्कस भी की है कि when it come to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous growth, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करो समझने के लिए, कि इसे स्टार मार्क कर सकते हैं अपन समझने के लिए, ठीक है। वो लाइन ये है कि जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया की बात करें, यूनिसेलुलर में जैसे हमने बैक्टीरिया की बात कर ले, हम अमीबा की बात कर ले, हम इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों साइनोनिम्स है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जैसे हम बैक्टीरिया की बात कर ले तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन लिखा है, मतलब हमको समझना है ग्रोथ, ग्रोथ लिखा है मतलब समझना है रिप्रोडक्शन। किसमें? लोअर एनिमल्स में, लाइक
अमीबा में, लाइक बैक्टीरिया में, लाइक अलगी में, ये सब में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हम अभी देख चुके हैं, समझ चुके हैं ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है, वो एक्सेप्शन है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में कहा गया और कहा जाता है, ठीक है, कि कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से नहीं करते हैं। जैसे है कि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे म्यूल्स, अस्ट्राइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। देखो, अगर हम रिप्रोडक्शन को मान लें कि हाँ रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कर दिए, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते हैं कि म्यूल, अस्ट्राइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो हम नहीं बोल सकते कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, एक मेल एक फीमेल मैरिड कपल है, वो अगर ऑफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गया, मतलब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो है मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समझने वाली बात है। ठीक है, हाँ, इसमें है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से मिलकर बना है। यह केमिकल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्लास इसका डिफरेंस हो सकता है, साइज डिफरेंस, फंक्शन डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1000 ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अलाइव हैं। अगर वो रिएक्शंस चलना बंद हो जाए तो हम, हमारे लिविंग का अस्तित्व भी नहीं है, हम लोग डेड हो सकते हैं। डेड मतलब मर सकते हैं, क्योंकि वही कंटिन्यूअस जो रिएक्शंस है बॉडी में हमें लिविंग रखते हैं। टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाली बात है। ठीक है, कहते हैं कि द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। बहुत अच्छा साहब, ठीक है, समझे कि क्या है। कोई पूछे मेटाबॉलिज्म, एक लाइन में बोलेंगे कि शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, या वो रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव हो या वो रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव हो। अब क्या है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब कुछ चीज का फॉर्मेशन हो रहा हो, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब कुछ चीज का ब्रेकडाउन हो रहा हो। ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। शरीर में जितना भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चल रहे हैं, सभी मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। यह है मेटाबॉलिज्म, एक है मेटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म, एक है मेटाबॉलिज्म जो है कैटाबॉलिज्म। यह जो हमारा एनाबॉलिज्म है, यह होता है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इसमें किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और यह जो हमारा कैटाबॉलिज्म है, और यह जो हमारा कैटाबॉलिज्म है, यह डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। फिर हम बोलेंगे कि जो एनाबॉलिज्म है ये हमारे शरीर में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है, और कैटाबॉलिज्म जो है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए नहीं, बॉडी में फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहां से हम समझ गए कि शरीर में जितना भी केमिकल्स रिएक्शन चल रहे हैं, हो रहे हैं, सभी मेटाबॉलिज्म है। दो तरह का मेटाबॉलिज्म का दो प्रकार, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में। कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव फंक्शन। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म जो है शो नहीं करता है, देखो क्या लिखा है, नो, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, और एक्सेप्शन नहीं है तो क्या होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब हम पहले पढ़े ग्रोथ, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था क्योंकि उसमें भी एक्सेप्शन था। अब है मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म में एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, तो यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है
इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसका स्टार मार्क कर सकते हो कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो बोलेंगे मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है बिना एक्सेप्शन का। ठीक है साहब, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग एक्सेप्शन का। उसके बाद है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इनविट्रो नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये लाइन बहुत कंफ्यूज करता है। ये जो लाइन है यहाँ से जो शुरू हुआ, ये लाइन, ये बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि रिएक्शन शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, मतलब रिएक्शन इज इन विवो मतलब शरीर के अंदर, या इन विट्रो शरीर के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, रिएक्शंस आर ऑलवेज लिविंग। कोई भी रिएक्शन हो शरीर के अंदर हो रहा हो या रिएक्शन शरीर के बाहर हो रहा हो, रिएक्शन हमेशा लिविंग होता है। क्योंकि अगर H2 प्लस O2 H2O बनाता है शरीर के अंदर, तो शरीर के बाहर भी H2 प्लस O2 ही H2O बनाएगा। ऐसा नहीं कि H2O2 O2 जुड़ के H2O बनाएगा, नहीं। अगर H2 प्लस O2 यूनिवर्सल H2O बनाता है तो शरीर के अंदर बाहर दोनों यही प्रोसेस लगेगा, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। तो यही बात है कि रिएक्शन शरीर के अंदर चले या शरीर के बाहर चले, रिएक्शन इज ऑलवेज लिविंग, हमेशा लिविंग ही होता है। ठीक है। उसके बाद है कि सिल्वर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है ये भी। ठीक है, कि इसको हम थोड़ा क्लीन कर दें। ठीक है, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? हम इस पे आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कहता है कि द मोस्ट obvious and technical complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and response to the stimuli which could be physical, chemical और biological। ठीक है, हाँ। कहता है कि जो obvious मतलब होता है सरल, स्पष्ट, जो चीज़ हमें दिखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो फीचर है, कॉम्प्लिकेटेड फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो ये है कि सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हो रहा है, कोई घटना घट रहा है, ठीक है, उसको हम रिस्पॉन्ड किए एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब कि अगर हमारे चारों तरफ कुछ हो रहा है तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली है उसको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो। जैसे बारिश हो रहा है तो ठंड लग रहा है तो हम चादर ओढ़ ले रहे हैं, प्रिकॉशन कर रहे हैं रैन का। गर्मी लग रहा है तो हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, हमारा शरीर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पसीना शरीर से निकल रहा है, ठंडा में शिवरिंग कांप रही है, ये सभी हमारा साइन है कि हमारा जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ। उसके बाद है कि पेशेंस और इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हाँ। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो प्लांट है रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर, फीचर लाइक लाइट्स को रिस्पॉन्ड करता है, वाटर को, टेम्परेचर को, और अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, etc करता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, लाइन है कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब फोटो पीरियड का मतलब होता है लाइट का पीरियड, कि किस इंटेंसिटी से, किस ड्यूरेशन से, किस ड्यूरेंस से लाइट किसी को इफेक्ट करता है, प्लांट को, एनिमल्स। जैसा कि हम पढ़ेंगे कि 2 to 10% जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है PAR, उसमें 2% प्लांट एब्जॉर्ब करता है, 2 से 10% पृथ्वी पे आता है। ये सब हम समझेंगे आगे। ठीक है, यही फोटो पीरियड है। इंपॉर्टेंट है कि फोटो पीरियड जो है अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फोटो पीरियड अफेक्ट सीजनल ब्रीडर इन बोथ प्लांट एंड, सॉरी ये मैंने कट कर दिया, बिल्कुल सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, लाइन इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दें। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग द बॉडी, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। मोर इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। देखिए क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सभी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के लिए अवेयर है। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर है सराउंडिंग के लिए, कि सभी ऑर्गेनिज्म अवेयर है सराउंडिंग के लिए। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड द
एंड हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हाँ, क्या है इसका मतलब? लाइन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये, ठीक है, ये अवेयर हैं सराउंडिंग से। मतलब जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें सिर्फ मतलब होता है सराउंडिंग से, लेकिन ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे सराउंडिंग के अलावा खुद से भी मतलब होता है कि हमारा डेवलपमेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाता है और हमें सुपीरियर बनाता है पूरे पृथ्वी पे, पूरे यूनिवर्स पे, पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में। वो ये कि हम लोग में सेल्फ कॉन्शियसनेस का प्रॉपर्टी है। हम लोग में क्या प्रॉपर्टी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ऑल लिविंग, देखो साफ फिर से एक बार, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग से अवेयर है, वो उनके वातावरण में चारों तरफ क्या हो रहा है बस उससे अवेयर है। बट ह्यूमन बींग हिमसेल्फ, खुद से अवेयर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, हमारा हाथ कट गया किस तरह उसको ट्रीट करना है, मतलब एवरीथिंग। क्योंकि हमारे अंदर प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस का। साहब, किस चीज़ का प्रॉपर्टी है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का। हमारे अंदर प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस का। तो हम ये चीज़ बिल्कुल भूल नहीं सकते कि हमारे अंदर प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस का, ठीक है। तो यहाँ से ये एक लाइन बन गया कि कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिर से एक बार समराइज करें। हमने पढ़ा ग्रोथ, ग्रोथ नॉन लिविंग में ही था, इसलिए हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोले, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोले। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, जैसे वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल या हाँ ह्यूमन कपल्स, म्यूल, ये सब नहीं कर रहा, तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फीचर नहीं हुआ। फिर हम टॉपिक पर है मेटाबॉलिज्म, और साफ साफ देखा कि एनसीईआरटी में मार्किंग है, लाइन है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एन एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन का मेटाबॉलिज्म पहला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनता है, डिफाइनिंग फीचर बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनता है वह साहब है हमारा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, ठीक है। आगे चले, इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जिसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। समझने वाली बात सिंपल सी है, एक क्वेश्चन पूछा गया है सर इस पूरे टॉपिक में, ठीक है, कि एक कोमा पेशेंट है, पेशेंट लाइंग इन कोमा, ठीक है, हॉस्पिटल में, पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल, ठीक है, जो वर्चुअली है, ठीक है, वो लिविंग है कि डेड है? सिंपल सा बात है कि वो लिविंग है कि डेड है। लिखा हुआ था पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियस, उसका सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, पेशेंट वो हैव नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो साहब लिविंग है, साफ साफ बात है कि वो लिविंग है, ना लिविंग नहीं है वो। ध्यान से सुने, कोमा पेशेंट लिविंग होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट एज सच इसमें नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा सच नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ से कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन, ये यहाँ तक बात करें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसे समझते हैं। कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है टिश्यू का वह प्रेजेंट नहीं है उसके सेल्स में। ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमें पता है कि सेल्स से बनते हैं टिश्यू, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो प्रॉपर्टी, जो फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा सेल्स का होगा उससे अगर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है तो वो प्रॉपर्टी टिश्यू में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है टिश्यू का वह सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा। इसके जगह पे ये कहना सही है कि जो प्रॉपर्टी है टिश्यू का वह आया है क्योंकि सेल्स में इंट्रैक्शन हुआ है, उसके बाद टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है टिश्यू का वह कंस्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं है, जबकि वो एराइज होता है ड्यू टू इंट्रैक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल। जैसे कि हम बोले कि वाटर, तो
तो हम ये नहीं बोल सकते कि H2 प्लस O2 मिलकर जब वाटर बनाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो H2 प्लस O2, H2 और O2 का प्रॉपर्टी होगा वह वाटर में आएगा। ऐसा होता है क्या? जो H2 का प्रॉपर्टी है, H2 एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जो H2 है वो लिक्विड इंजन्स में यूज होते हैं बर्निंग फ्यूल्स के लिए। O2 ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस है, लिविंग गैस है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों का प्रॉपर्टी H2 में आ जाएगा, नहीं। H2 का प्रॉपर्टी क्योंकि आता है H2 और O2 के मिलने से, तो ये नहीं कह सकते कि जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाए तो सेल्स का प्रॉपर्टी जो है वो टिश्यू में आएगा, बिल्कुल नहीं। जबकि टिश्यू का प्रॉपर्टी है क्योंकि सेल्स में इंट्रैक्शंस हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सेम उसी प्रकार लिखा है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनाइज बट अराइज एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। सीधे से कहने का मतलब है कि हमको पता है कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब है कि जो सेल्स का प्रॉपर्टी है वो टिश्यू में नहीं आएगा, भले ही सेल्स से ही टिश्यू बना हो। फिर कहता है कि जो ऑर्गन है उसका जो प्रॉपर्टी है वो टिश्यू में नहीं होगा, भले टिश्यू से ऑर्गन बना हो। ऑर्गन सिस्टम का प्रॉपर्टी ऑर्गन में नहीं होगा, क्योंकि भले ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम क्यों ना बना हो। ये कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंट है ये समझने वाली बात है। इंट्रैक्शन, रिजल्ट, इमरजेंस, प्रॉपर्टी ऑफ हायर लेवल, ये सब ठीक है। उसका एक डिफिनीशन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ये डिफिनीशन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग। सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है डीएनए का कॉपी होना, नया इंडिविजुअल बनाना, ये मतलब है। इवॉल्विंग का मतलब है इवोल्यूशन होना, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम टाइम के साथ मॉडर्न बन रहे हैं, डिसेंट बन रहे हैं। जैसे पहले हम क्या थे, अभी क्या है, हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे, इसे हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन हमें हुआ, तो इसे है बोलते इवॉल्विंग। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब सिस्टम बना रहे हैं शरीर के अंदर, एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म है जिससे हम अपने बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं। ये सब सिस्टम है, हम एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब डिफिनीशन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, डिफिनेशन बोल सकते हैं हम इसे कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कोई पूछता व्हाट इज बायोलॉजी, तो हम बोलेंगे कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ की कहानी को हम बायोलॉजी बोलेंगे, जो अर्थ पे लाइफ की कहानी है यही तो बायोलॉजी है। फिर हम नेक्स्ट डिफिनेशन ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? कहानी है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे, उसके इवोल्यूशन का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ इस अर्थ पे, उसका कहानी ही बायोलॉजी है। ये इंपॉर्टेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट, पहले मैं इसे टिक कर दूं, हाँ, ये लाइन कहता है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कह रहा है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले वो प्रेजेंट में हो, ठीक है, या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वह सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है। बस जेनेटिक मटेरियल मतलब सबका सेम होता है, शेयरिंग कॉमन एंसेस्ट्री बट वेरिंग डिग्री। फिर से एक बार हम इस लाइन को रिपीट करें, इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लाइन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर। सभी जो ऑर्गेनिज्म पास्ट में रहे, जो प्रेजेंट में है, जो फ्यूचर में होंगे, वो सभी एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, क्योंकि हम लोग का एंसेस्टर से एक है, कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, और सभी शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल, सभी का जेनेटिक मटेरियल सेम है। बस डिफरेंट जो है ना, जो डिफरेंस है वो किसी डिग्री पे, मतलब छोटा सा डिफरेंस है, किसी में ज़्यादा किसी में छोटा, बस वेरिंग डिग्री, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अप टू वेरिंग डिग्री, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस यहाँ पे पढ़ने वाली बात, यहाँ इतने टॉपिक में कुछ खास नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है, तो इसे हम किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो इसे हम मतलब इग्नोर कर सकते हैं, बस पढ़ने के लिए एक बार हम समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, जो रटने वाली है, जो समझने वाली हुई है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कि टोटल स्पीसीज जो हैं अर्थ पे वो है 7 बिलियन, ठीक है, 7 बिलियन, ठीक है।
जिसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है यह डिस्क्राइब्ड रेंज है। डिस्क्राइब्ड रेंज का मतलब होता है कि हम इन्हें जानते हैं बढ़िया तरीके से। तो हमसे अगर पूछता है कि टोटल स्पीसीज कितना है, तो हम टोटल स्पीसीज बोलेंगे टोटल कितना है 7 मिलियन। ये 7 मिलियन टोटल है, जिसमें से हमने 1.7 से 1.8 मिलियन को हम जानते हैं। पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द अर्थ, ठीक है, तो बोलेंगे 7 मिलियन। पूछेगा डिस्क्राइब्ड स्पीसीज कितना है, तो बोलेंगे 1.7 टू 1.8 मिलियन। पूछेगा कि डिस्कवर्ड स्पीसीज कितना है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन। मतलब कि टोटल स्पीसीज अर्थ पे 7 मिलियन है, हम जानते हैं कितना को है 1.7 टू 1.8 मिलियन को, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या है नोमेनक्लेचर? तो नोमेनक्लेचर का मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, मतलब साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है। साइंटिफिक नेमिंग दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, जिस नाम से उसे पूरे दुनिया में जाना जाएगा वही नोमेनक्लेचर है। आखिर नोमेनक्लेचर करते क्यों हैं? नोमेनक्लेचर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर पर्सन, ठीक है, उसे समझ सके, उसे जान सके, उसे डिस्क्राइब कर सके, उसके बारे में एक्सप्लोर कर सके सेम नेम से। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम सेम है वर्ल्ड वाइड, जैसे हम ह्यूमन का होमो सैपियंस सैपियंस, अगर वर्ल्ड वाइड हम इसका एक नाम रखें तो कोई भी अब आसानी से इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसका नाम एक है। वही अगर नाम किसी स्टेट वाइज, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया फिर अर्थ इज वेरी डाइवर्स, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतने सारी कंट्री, अलग नेम्स होंगे, अलग स्टेट्स हैं, अलग प्लेस हैं, फिर गांव हैं, स्टेट्स है, तो अगर इतना मतलब डिफरेंट नाम अगर जगह जगह पे रहेगा तो कितना कन्फ्यूजन होगा, कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम हम एक कॉमन नेमिंग करते हैं जिसे वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाता है, इसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बाद लिखा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पहचानना, ठीक है, कि उसको हम ऑर्गेनिज्म को किसी, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब प्रोपर्ली एंड नॉन ऑर्गेनिज्म इज नेम एज इट इज, हाँ, उसे हम पहचान के नामाकरण कर सके तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसे हमने कहा आइडेंटिफिकेशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, उसे हम समझेंगे, ठीक है। मेन एम है टेक्सोनॉमी का, हम टेक्सोनॉमी पे भी आएंगे कि एम टेक्सोनॉमी का है INC, INC, ठीक है। या हम बोले फर्स्ट एम ऑफ टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है नोमेनक्लेचर, थर्ड है क्लासिफिकेशन। इसे हम ट्रिक्स याद करेंगे, PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैथ का चैप्टर होता है, उसे हम ट्रिक्स याद करेंगे। INC सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई किए, अच्छा आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। उसका आता है नोमेनक्लेचर, हम इसका नामाकरण करेंगे, आइडेंटिफाई कर लिए, पहचानेंगे कि अच्छा ये कैट की तरह मिल रहा है, मतलब ये कैट फैमिली का है, ऑर्डर होगा, तो उसी प्रकार हम उसका नामाकरण करेंगे। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, फिर नोमेनक्लेट करना है, फिर हमको उसको क्लासीफाई करना है। अगर क्वेश्चन में आता है किसी भी एग्जामिनेशन के, नीट में, ICR में, किसी भी बोर्ड में, कि मेन एम ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का मेन एम क्या है, ठीक है, या अगर कहता है मेन एम, ये जो है मेन एम ऑफ टेक्सोनॉमी, या बोले फर्स्ट एम ऑफ टेक्सोनॉमी, तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका आता है नोमेनक्लेचर, फिर आता है क्लासिफिकेशन। और अगर ऑप्शन में आ जाए कैरेक्टराइजेशन, तो सबसे पहले आएगा कैरेक्टराइजेशन। मतलब मेन एम ऑफ टेक्सोनॉमी तो आइडेंटिफिकेशन ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले बोलेंगे, सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे कि कैरेक्टर क्या है, ठीक है। कैरेक्टर देख के हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेट करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे, उसका कैरेक्टर क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे, नोमेनक्लेट करेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई कर देंगे कि किसके अंतर्गत आता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। यह हो गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम नामाकरण करें तो कैसे करें। जैसे कि अगर कोई हिंदू धर्म है तो हिंदू क्यों है, क्योंकि वह किसी रूल को, किसी चीज़ को फॉलो करता है, किसी बुक को फॉलो करता है, उसका ग्रंथ हो सकता है, मुस्लिम है उसका कुरान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम किसी प्लांट का नामकरण कर रहे हैं तो किसके अनुसार, कुछ तो रूल होगा, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी हम नाम रख दे वर्ल्ड वाइड उसको फॉलो किया जाएगा, कुछ रूल होगा, कुछ रेगुलेशन होगा। तो जो रूल है साइंटिफिक नेमिंग का प्लांट का, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल, ठीक है ना,
कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, इसी के अनुसार हम प्लांट का नामकरण करते हैं। एनिमल्स का नामकरण के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इससे हम नामकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम से क्या होता है, ये इंश्योर होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, उसको हम पहचान सके, डिस्क्रिप्शन कर सके, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसको हम डिस्क्राइब कर सके, डिस्क्रिप्शन ले सके, टू अराइव एट द सेम नेम। दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, उस नाम, अगर किसी का नाम, अगर हम लोग का होमो सेपियंस सेपियंस है, तो ये नाम दूसरा भी किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है। अब नामकरण हो गया, ठीक है, सब चीज़ हो गया, साइंटिफिक रूल के अनुसार सब चीज़ हो गया। अब आता है एक बात कि आखिर साइंटिफिक नेम में हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्या, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। जितना भी हम नाम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, उसका दो कंपोनेंट होगा। एक को हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, दूसरा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, दो कंपोनेंट होगा, एक होगा जेनेरिक नेम, दूसरा को हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, उसके बाद है यह जो नामकरण होता है यह बेस्ड होता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम पे। ठीक है, द सिस्टम प्रोवाइड अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के आधार पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, जिसमें दो नेम होते हैं, बायोलॉजिकल, बाइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, बाई मतलब दो नेम, ठीक है, बाई मतलब दो नेम। ठीक है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाई मतलब दो नेम, एक है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और एक है स्पेसिफिक नेम। ठीक है, एक है स्पेसिफिक नेम, एक है जेनेरिक नेम, एक है स्पेसिफिक नेम। ये नेम नोमेनक्लेचर है। ठीक है, उसके बाद कैरोलस लिनियस जो है वो फादर है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के। ठीक है, इन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के फादर। ठीक है, अब एक टर्म इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी, हम उस पर आएंगे थोड़ा देर बाद आगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्सोनॉमी। ठीक है, हाँ, ये है टैक्सोनॉमी। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आता है कि फादर, यार टैक्सोनॉमी का साफ फादर कौन है, कोई पूछ सकता है कि वाज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी का जो है वो टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, फादर। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी है उसका फादर है लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस, बट हम लिनियस लिखते हैं, लिनियस ठीक है, समझ आता है। कैरोलस लिखने का पूरा नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, यह लिनियस। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, कौन सा लाइन, ये लाइन कि टेक्सोनॉमी जो है उसका फादर है लिनियस, टेक्सोनॉमी है उसका फादर है लिनियस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टेक्सोनॉमी का फादर है लिनियस, चाहे वह टेक्सोनॉमी प्लांट टेक्सोनॉमी हो, चाहे वह टेक्सोनॉमी एनिमल्स टेक्सोनॉमी हो, चाहे वो कोई भी टेक्सोनॉमी हो, सबका फादर है लिनियस भाई साहब। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साइंटिफिक नेम का। जैसे एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, या मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट है, याद करें। ठीक है, उसका बाद है कुछ यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल। जैसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा कि नोमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेमिंग है एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का। साइंटिफिक नेमिंग को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, यह बाइनोमियल पे आधारित होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे आधारित होता है। दो नेम होता है, एक होता है साहब जेनेरिक नेम, जीनस का नेम, एक होता है स्पेसीज का नेम, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब कुछ रूल, क्या रूल, कौन सा रूल, ध्यान से देखें। सबसे पहला रूल कि बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वह यह है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम है जनरली आर इन लैटिन, लैटिन में होते हैं, लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होती है। ठीक है, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूं, लैटिन में ही क्यों, वाई लैटिन में, लैटिन में इसलिए कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। लैटिन एक क्या है, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है।
लैटिन एक क्या है, डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि नो लॉन्गर यूज्ड इन एवरीडे स्पोकन। जिस लैंग्वेज को हम डेली भाषा में यूज नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं डेड लैंग्वेज, मतलब बहुत कम यूज होता है लैटिन। और अगर ऐसे इस भाषा का कम उपयोग यूज होता रहा तो एक समय आएगा जब भी लैंग्वेज ही गायब हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि नहीं, कुछ ऐसा करे जिससे लैंग्वेज बना रहे, ठीक है ना। और ये लैंग्वेज भी कम यूज हो रहा है तो ज्यादा नामकरण तो इस नाम से कोई रख नहीं सकता, इसलिए जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन में होते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है नो लॉन्गर यूज्ड इन एवरीडे स्पोकन, इसे हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। अब एक और लाइन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन का मतलब क्या है। जैसे लिखा है ना कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में है, रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में उसको राइट करते हैं, लिखते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म चाहे वो राजस्थान के किसी गली कूची से खोजा गया हो, ठीक है, या बिहार के किसी भी नाले से निकला हुआ इंसेक्ट्स हो, या किसी डीप फॉरेस्ट से निकला हुआ प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन उसका कहीं से हो, दिल्ली से निकला हो, यमुना नदी से, बिहार से निकला हो, राजस्थान से निकला हो, यूपी से निकला हो, इंग्लैंड से आया हो, फ्रांस से आया हो, कहीं से आया हो, उस जगह के अनुसार उसका हम नामकरण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि राजस्थान से निकला तो उसका नाम राजस्थानी लैंग्वेज में, बिहार से निकला बिहारी में, यूपी से निकला यूपी में, उड़ीसा से निकला उड़िया में उसका नाम रख देंगे, बिल्कुल नहीं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन का मतलब है चाहे वह कहीं से निकला हो, कहीं से डिस्कवरी हुआ हो, नाम तो साहब लैटिन में ही रखेंगे, लिखेंगे इटैलिक्स में, पहली चीज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं ध्यान से, क्या है सेकंड जो रूल है, यूनिवर्सल रूल है, वो क्या है, ठीक है, ध्यान से देखें यूनिवर्सल रूल क्या है, ठीक। सेकंड यूनिवर्सल रूल है कि जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, वह जेनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो है वह रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। हमने कहा ना कि बायोलॉजिकल नेम या बोले साइंटिफिक नेमिंग या हम बोले नोमेनक्लेचर जो है वो बाइनोमियल होता है, दो नेम है, पहला है जेनेरिक, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर नाम आया, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तो पूछेगा ये पहला नाम क्या इंडिकेट करता है, दूसरा क्या, तो पहला हमेशा जेनेरिक नेम होगा, दूसरा हमेशा स्पेसिफिक नेम होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन आता है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें दो नाम है, एक है मैंजीफेरा एक है इंडिका, तो पूछता है मैंजीफेरा क्या है, तो बोलेंगे मैंजीफेरा है जेनेरिक नेम, इंडिका है स्पेसिफिक नेम, दो नाम, पहला जेनेरिक दूसरा स्पेसिफिक, ठीक है, खत्म। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और रिटेन इन इटैलिक्स टू शो देयर ओरिजिन। बोथ वर्ड्स, जो इस जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, और जो बायोलॉजिकल नेम है, जब उसे हम हाथ से लिखेंगे तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे, या जब हम प्रिंट करवाएं तो इटैलिक्स में नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो शो करता है कि साहब या आम लैंग्वेज नहीं है, या लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन ओरिजिन है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं या इटैलिक्स में लिख रहे हैं कि समझ में आए कि ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये लैटिन्स लैंग्वेज है, लैटिन्स ओरिजिन है इसका, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको रेट से हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट वर्ड है साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है, इस पर क्वेश्चन इस पर बनता है थोड़ा सा, तो ध्यान दें कि द फर्स्ट वर्ड है जो जेनस है, जेनस का जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखे याद रखे याद रखे याद रखे। पहला जेनस, दूसरा स्पेसिफिक नेम। जेनस हर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और स्पेसिफिक जो है वह स्मॉल लेटर से लिखेंगे, 4 मार्क। GS, खान सर, GS रिसर्च सेंटर, खान सर बहुत फेमस टीचर इंडिया का, उनका कोचिंग क्या है, GS रिसर्च सेंटर, GS कोचिंग। ट्रिक हो गया, पहला नाम जेनेरिक, दूसरा नाम है स्पेसिफिक, GS रिसर्च सेंटर, GS। ट्रिक्स याद करो, ट्रिक क्या है याद करने का, GS। पहला जेनेरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक नेम, पहला जेनेरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक नेम, पहला जेनेरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक नेम, पहला जेनेरिक दूसरा स्पेसिफिक, पहला जेनेरिक दूसरा स्पेसिफिक। जेनेरिक नेम इज रिटन इन कैपिटल, जेनेरिक नेम इज रिटन इन कैपिटल, जेनेरिक नेम इज रिटन इन कैपिटल, स्पेसिफिक नेम इज रिटन इन स्मॉल लेटर, खत्म। इंपॉर्टेंट था, हो गया, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक्चुअली
कंक्लूड एनसीईआरटी ने नहीं किया, बट हम इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। और कंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 2 3 स्टार मार्क है, ठीक है। हाँ, क्या स्टार मार्क है इसमें कि जो नेम है ऑथर का, ठीक है, वह स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जैसे, ठीक है, हमसे कोई पूछता है मैंगो का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम, बोला जीएस रिसर्च सेंटर, जीएस पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। तो पहला मैंजीफेरा जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम इंडिका, और साथ में हम लिन लगाएंगे। लिन इसलिए कि इंडिकेट करे कि इस स्पेसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब जो है लिनियस ने किया था। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, फिर एक स्टार, 4th स्टार। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नीट 2020 में आया। मैंगो का साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम साहब बताइए। ऑप्शन था मैंजीफेरा इंडिका, एक ऑप्शन था मैंजीफेरा इंडिका लिन, एक था मैंजीफेरा इंडिका लिन, एक था मैंजीफेरा। सबने लगाया टिक मैंजीफेरा इंडिका। आंसर गया क्या? मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये करेक्ट गया था। नीट 2020 का क्वेश्चन है, स्टार मार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें, ध्यान में रखें, ठीक है। मैंने ये कि क्लासिफिकेशन is a process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character। ये है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। एक और नॉलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा शेयर कर दूँ। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टॉटोनेम्स, TAUTONY, टॉटोनेम्स, ठीक है। हाँ, क्या है साहब टॉटोनेम्स? क्या है ना कि जब आप प्लांट का नोमेनक्लेचर देखोगे तो उसमें कभी भी कहा जेनेरिक नेम होता है, ठीक है, दूसरा होता है स्पेसीज नेम। कभी भी जेनेरिक नेम स्पेसीज के इक्वल नहीं होता। इक्वल मतलब दोनों कभी सेम नहीं हो सकता है, दोनों कभी सेम नहीं होगा प्लांट के केस में। लेकिन क्या है ना कि एनिमल के केस में सेम होता है। जैसे कि हम बात करें कोबरा का, इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इंडियन कोबरा का नाम लिखे तो नाजा आया नाम, बायोलॉजिकल नेम। 2 नाम, क्योंकि बाइनोमियल को फॉलो करना है। पहला नेम जो है वह है जेनेरिक नेम, दूसरा नेम जो है वह है स्पेसिफिक नेम साहब, ठीक है। तो इस तरह का नोमेनक्लेचर जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो तो उसे हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टॉटोनिम्स किस में होता है? तो टॉटोनिम्स होता है हमारा एनिमल नोमेनक्लेचर में यूज। प्लांट नोमेनक्लेचर में कभी भी जेनेरिक नेम जो है वह नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक नेम, कभी भी सेम नहीं होते, लेकिन एनिमल के केस में सेम होते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें समझने के लिए तो हम ले सकते हैं रैट का, जो होता है रैटस। ऐसे, 1 मिनट में थोड़ा इसे क्लीन कर दूं, मैं थोड़ा इसे क्लीन कर दूं। हाँ, दूसरा एग्जांपल जो है वह है रैटस। यार रैट का नेम है, इंडियन रैट का। दोनों में जेनेरिक स्पेसिफिक सेम है, तो ये भी टोटोनेम्स को फॉलो करेगा। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसे डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट ये समझने वाला है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, अगर ऐसा लेते हैं, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसा हम लेते हैं तो इस तरह का जो वाक्य हुआ, इस तरह का जो कंसेप्ट निकल के आता है, इस तरह का जो कंसेप्ट निकल के आता है, तो इसे हम नाम देते हैं नियो सिस्टमेटिक। इसे हम क्या नाम देते हैं? नियो सिस्टमेटिक। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है नियो सिस्टमेटिक? तो हम बोलेंगे कि जिसमें हम इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर सब चीज़ लें, उसे हम बोलते हैं नियो सिस्टमेटिक, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। हमने कुछ देर पहले एक चीज़ डिस्कस किया था, फिर मैं उसे दोहराऊँ। मेन एम ऑफ टेक्सोनॉमी और फर्स्ट एम ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। फिर से एक बार, मेन एम ऑफ टेक्सोनॉमी, MEAN मेन, और फर्स्ट एम ऑफ टेक्सोनॉमी, दोनों का आंसर गया था आइडेंटिफिकेशन, ठीक है।
इंपॉर्टेंट, ध्यान दोनों का आंसर क्या था, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हमने क्या बोला कि सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है नोमेनक्लेचर, फिर होता है क्लासिफिकेशन। ये और ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन हो साहब, तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन जाएगा। वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है नोमेनक्लेचर, फिर आता है क्लासिफिकेशन। थोड़ा ये दे दिया, बट ऐसा होता कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, INC, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिर आता है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले आएगा ये 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, मैंने इसे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली बात, अब एक टॉपिक आती है जो है सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है। ठीक है ना, तो हम उस पर थोड़ा जोर देंगे। सबसे पहली जो समझने वाली बात है वो है कि द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझने वाली चीज था कि जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है यह डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है सिस्टमा। लैटिन वर्ड है सिस्टमा, जिसका मतलब था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। ठीक है, हाँ। उसका है कि लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी जो है यूज किया टर्म अपने पब्लिकेशन, जो बुक लिखा उसके लिए। ठीक है साहब, ये सब नॉर्मल चीज़ है, समझने वाली बात है। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये समझ गया, बात खत्म है। एक्सप्लेन करने वाली बात क्या है वो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है साहब, लीजिए। टेक्सोनॉमी क्या है, सबसे पहले आता है कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है, कुछ नहीं, I+N+C इस टेक्सोनॉमी। जीवन भर याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन पीछे पागल मत बनना, सिंपल याद रखो, INC। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। फिर से एक बार, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। फिर से एक बार, INC इज टेक्सोनॉमी, INC इज टेक्सोनॉमी, INC इज टेक्सोनॉमी। खत्म, कभी झमेला नहीं करना। ठीक है, हाँ खत्म हो गया, समझ आएगा टेक्सोनॉमी क्या है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। अब आता सिस्टमैटिक क्या है, ये कचरा दिमाग में समझ रहे। सिस्टमैटिक क्या है, इस पे आते हैं। सिस्टमैटिक क्या है, ध्यान से देखें। यह है सिस्टमैटिक, एक बहुत बड़ा घर, ये है सिस्टमैटिक्स, एक बहुत बड़ा घर। बड़ा घर के अंदर एक छोटा घर, और यह छोटा घर है टेक्सोनॉमी का। मतलब कि सिस्टमैटिक के अंदर आता है टेक्सोनॉमी, जो सिस्टमैटिक है हमारा उसके अंदर आता है टेक्सोनॉमी। और हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि टेक्सोनॉमी का मतलब है INC। तो साफ साफ यहां से समझ आता है कि सिस्टमैटिक भी कुछ ऐसा चीज होगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं क्लीन करूं कि सिस्टमैटिक भी कुछ ऐसा चीज होगा जिसके अंदर INC आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आप राइट हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हम बोलेंगे I मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, along with phylogenetic relationship। ठीक है ना, रिलेशनशिप, या हम बोले इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। थोड़ा भी क्लीन कर दूं थोड़ा इसको और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब INC के साथ अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले, या हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ले ले, तो वो होता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ठीक है साहब। मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी जो है वह है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी। और अगर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ला दे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ला दे, तो वही बन जाता है हमारा सिस्टमैटिक्स। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमने टेक्सोनॉमी पढ़ लिया और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में समझना है। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं
जितना भी स्टार मार्क इस लाइन को कर दूं ना उतना ही कम है, जितना भी स्टार मार्क लाइन को कर दूं उतना ही कम है, जितना भी कर दूं उतना ही कम है। क्यों, अभी मैं इस पे आऊँगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा डिटेल में चलें, ठीक है साहब। हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ा, तो मैं बताऊं कि टोटल 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। टीसी मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहला है किंगडम, डिवीजन, ठीक है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, जेनस, स्पीसीज, ये ठीक है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये है 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किंगडम जो है, ठीक है, किंगडम जो है वह है बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट टीसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्पीसीज जो है वह हमारा है स्मॉलेस्ट टीसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है साहब। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा, ठीक है ना, कि हमने पढ़ा कि इच ग्रुप, इच कैटेगरी रिफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। इसी लाइन पे, ठीक है ना, जस्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन ये है, यह क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पूछा था यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताना था कि क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन आया था। ए ऑप्शन था, ठीक है ना, हाँ, किंगडम, बी था डिवीजन, सी था स्पीसीज, डी था ऑर्डर, ई ऑप्शन था ऑल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मैक्सिमम जो 90% स्टूडेंट है वो आंसर टिक करेंगे स्पीसीज। मैं भी यही करता, ठीक है ना, अगर एनसीईआरटी बढ़िया से नहीं पढ़ा होता तो। क्यों करता, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछता है यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन का। 90% बच्चे के दिमाग में होता है कि सबसे छोटा स्पीसीज तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज होगा। नहीं साहब, इसका आंसर होगा ऑल। क्यों ऑल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत छिपा के, बहुत छोटा सा में ये चीज यहाँ मेंशन कर दिया है, और मेंशन किया है कि ईच कैटेगरी रिफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा किंगडम भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है, हमारा डिवीजन भी क्लासिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार, कि ईच कैटेगरी, किंगडम में कैटेगरी हमने पढ़ा ना कि 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, किंगडम में कैटेगरी है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जैसे सभी एक कैटेगरी है। और ईच कैटेगरी जो है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, डिवीजन भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है, ऑर्डर भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है, फैमिली भी क्लासिफिकेशन का यूनिट है। तो आगे से अगर क्वेश्चन में आए कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ऑप्शन में या सातों रहे और लास्ट में ऑल रहे, तो आप ऑल टिक लगाएं, क्योंकि सभी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हाँ, ऑप्शन में बिगेस्ट क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है, किंगडम में, स्मॉलेस्ट पूछे तो स्पीसीज डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे एज सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली बात है, स्पीसीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दूं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका शुरू होता है, सोलेनम, पैंथेरा और जेनरा, ठीक है, यहाँ तक ठीक। उसके बाद होता है शुरू इसका एक इम्पॉर्टेंट और लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक, ठीक है, ये ठीक। इस पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी पढ़ा ना, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू होता है स्पीसीज। स्पीसीज एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं सिंपल 2 लाइन में 3 लाइन में इसको सम अप करूँगा, ठीक है। स्पीसीज को सबसे पहले चीज़ मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, कि स्पीसीज का ग्रुप को हम बोलेंगे जेनस, जेनस का हम ग्रुप को बोलेंगे फैमिली, फैमिली का हम ग्रुप को बोलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप को हम बोलेंगे ये क्लास, क्लास का ग्रुप को हम बोलेंगे डिवीजन, और अगर प्लांट हो तो फाइटम, फाइलम और फाइटा, और डिवीजन का ग्रुप को हम बोलेंगे किंगडम। मतलब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीसीज का ग्रुप को हम बोलेंगे जेनस, ग्रुप ऑफ स्पीसीज जेनस, ग्रुप ऑफ जेनस इज family, group of family is order, group of order is class, group of class is division, group of division is kingdom। ऐसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है कि स्पीसीज क्या है, तो हम बोलेंगे कि स्पीसीज का मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म जो है इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए तभी वो स्पीसीज है। ठीक है, चाहे वो दो सेम क्रो क्यों ना हो, दो कौवा क्यों ना हो, अगर वो रिप्रोड्यूस करता है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता है साहब, तो स्पीसीज नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनियम ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथेरा लियो, ऑल थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। हमने पढ़ा ना कि पहला नाम जेनेरिक है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनियम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो में लियो, यह स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, जबकि पहला वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा यह जिनरा है। हाँ भी स्पेसीज टॉपिक पर रहा था, हम स्पेसीज को समझें कि दूसरा जो नेम है मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनियम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, ये सब स्पेसीज है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद है कि इच जेनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, एक जेनस का एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, जैसे जैसे पैंथेरा, पैंथेरा एक जेनस है, इसका एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, जैसे पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस। सेम एक जेनस का, अरे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान से सुनना आप लोग। एक जेनस का मतलब एक जेनेरिक नेम है, जेनस है सोलेनम, इसका स्पेसिफिक एपिथेट एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे सोलेनियम, ठीक है, नाइग्रम, सोलेनियम मेलेंजिना, सोलेनियम ट्यूबरोसम। फिर से मैं एक बार दोहराऊं, इस पूरे पैराग्राफ में जो है एक चीज बस समझने वाली है। ठीक है, मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम बोलेंगे जेनस, ऐसा। ठीक है, ऐसा। हमने स्पीसीज के बारे में बोला कि अगर दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं तो वो स्पीसीज होंगे, अदरवाइज स्पीसीज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनियम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, सभी का जो लास्ट वर्ड है इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, यही है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एक जेनस का एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, बट एक स्पेसिफिक एपिथेट का एक से ज्यादा जेनस नहीं हो सकता है। जैसे पैंथेरा, ठीक है, जेनस है, ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक एपिथेट एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रस। पैंथेरा टिग्रस मतलब टाइगर, पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा पैराडस मतलब लियोपार्ड, ऐसा। सोलेनम जेनेरिक नेम है, जेनस है, इसका एक से ज्यादा हो सकता है स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे पैंथेरा, सोलेनियम ट्यूबरोसम, सोलेनियम निग्रम, सोलेनियम मेलेंजिना, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनस। जेनस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि जेनस कंप्राइज a group related species in common genre we have a category of species। ठीक है, मैं भी इस पे आ रहा हूँ। ठीक है, हमने तो पहले पढ़ा कि साहब जेनस क्या है, स्पीसीज का ग्रुप। सिंपल सी चीज़ है कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज जेनस, बस कुछ ही रटने वाली बात नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस सिंपल से याद रखना है चीज़, इंपॉर्टेंट टर्म कि स्पीसीज का हम ग्रुप को बोलेंगे जेनस। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक बार नीट में ये आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन कि जैसे हमें समझना है कि जब हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बट नियम के अनुसार क्या है कि स्पेसीज में कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ज़्यादा होना चाहिए जेनस के अपेक्षा, जबकि होता उल्टा है। क्या उल्टा है? उल्टा ये होता है कि जेनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन टू स्पीसीज। स्पीसीज से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर रखता है जेनस, जबकि हमें पता है कि जब हम ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर सी मतलब कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो नियम के अनुसार स्पीसीज के पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए, जेनस के पास कम, उससे कम फैमिली के पास, उससे कम ऑर्डर के पास, उससे कम क्लास के पास, ऐसे। लेकिन हुआ उल्टा, स्पीसीज से ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन हुआ जेनस के पास। बस इंपॉर्टेंट ये था, याद रखने वाली बात है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैंथेरा लियो, लियो पैंथेरा पैराडस, लियोपार्ड, टिग्रस पैंथेरा टिग्रस, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं फैमिली। फिर से एक बार हम वही बोलेंगे जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैमिली ग्रुप ऑफ जेनस को हम बोलेंगे फैमिली, ठीक है। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच हैज स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जेनस। नॉर्मल सी बात है, हमने अभी कहा कि जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो साफ साफ यहाँ वहीं पे वही चीज मेंटेन है कि जेनस से सिमिलरिटी जो है फैमिली में लेस होगा, जेनस से सिमिलरिटी फैमिली में लेस होगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फैमिली में समझने वाली बात एक दो और है कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिंग जो कैरेक्टर है प्लांट स्पीसीज का, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव मानी जाती है। रिप्रोडक्टिंग कैरेक्टर जो है वो कंजर्वेटिव मानी जाती है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। उसका बाद है कि सोलेनम, पटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनियेसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क पॉइंट है। अरे कोई नहीं, ठीक है। सोलेनम, पटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनियेसी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका बाद फिल्स जो है वो कैट की फैमिली है, फैमिली फिलिडियाई। फिल्स मतलब कैट, फैमिली हो गया फिलिडियाई। डॉग का फैमिली हो गया कैनेडियाई, ऐसा, ठीक है, ठीक है। डॉग का फैमिली हो गया कैनेडियाई। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर पे। नेक्स्ट हम कैसे चलते हैं ऑर्डर पे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑर्डर में ऑर्डर के टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली वह ये कि कॉन्वोल्वोलेसी सोलेनियेसी इंक्लूडिंग इन द ऑर्डर पोलिनोमियल्स मेनली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी इस पे आऊँगा। क्वेश्चन यहाँ से ये राइज हो सकता है कि सोलेनियेसी हमने भी पढ़ा, पटूनिया, ठीक है, धतूरा हमने पढ़ा अभी, पटूनिया, धतूरा और सोलेनम किस फैमिली से आता है, सोलेनियेसी। तो हमसे पूछ सकता है कि पटूनिया, धतूरा, सोलेनम, ठीक है ना, किस ऑर्डर में आता है, तो ऑर्डर हुआ पोलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि सोलेनियेसी पोलिनोमियल्स का फैमिली है। सॉरी माइंड मिस्टेक, ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ऑर्डर है प्रीमेटा, उसमें मंकी, गोरिल्ला, जिबॉन ये सब आता है। क्लास है इसका मैमल्स, क्लास है इसका मैमल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं फैमिली की तरफ। फैमिली सॉरी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फाइलम की तरफ। फाइलम इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ प्लांट क्लास विथ फ्यूजनलिटी कैरेक्टर हायर कैटेगरी डिवीजन। इन केस ऑफ प्लांट के केस में जो है हम कैरेक्टर जो है उसमें हायर कैटेगरी को हम डिवीजन लेते हैं। जो हायर कैटेगरी है फाइलम की जगह पे हम उसमें लेते हैं डिवीजन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, ठीक है। ये सीढ़ी कि जैसे हम नीचे से ऊपर गए, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने पे जो है सबसे पहले मेंबर, ठीक है, मेंबर्स इंक्रीज करता है। नीचे से ऊपर जाने मेंबर इंक्रीज किया। डाइवर्सिटी साहब आपका बहुत इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी भी इंक्रीज कर गया, डाइवर्सिटी इंक्रीज कर दिया। हाँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सी कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर लेस स्पेसिफिक हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, as we go from species to kingdom, as we go from species to kingdom, फिर से एक बार as we go from species to kingdom, मेंबर इंक्रीज किया, डाइवर्सिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, बट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डिक्रीज करता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है, स्पेसीज बिकम लेस स्पेसिफिक। वहीं पे यहाँ एनसीईआरटी इसे बहुत बढ़िया से मेंशन किया है कि एज वी गो हायर, जैसे हम ऊपर जाते हैं स्पेसीज से किंगडम की तरफ, जो कॉमन कैरेक्टर है, जो हमारा कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज करते चला जाता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब जो टॉपिक साहब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 पूरा ही इसे स्टार मार्क कर दो, बढ़िया है। 2017, 2020, 2021, 3 टाइम्स इन नीट क्वेश्चन यहाँ से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ही अंडरलाइन कर दो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ मैं ही अंडरलाइन करता हूँ सबसे ज़्यादा,
ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं फैमिली से, ये ऐसा ऑर्डर से, ऐसा ये कर लो फैमिली, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल होमो सेपियंस, जेनस होमो, फैमिली होमिनिडियाई हो गया, ऑर्डर प्रीमेटा हो गया, इसका मुस्फिडियाई हो गया, डिप्टेरा हो गया, एनाकार्डिसियाई हो गया, स्पेंडियल्स हो गया, पोएसी हो गया, पोअल्स हो गया, बीट का मैंगो का, ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करना, ठीक है। हाँ, उसका बाद टेक्सोनोमिक ऐड, कुछ नहीं है टेक्सोनोमिक ऐड, कुछ नहीं है। जो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीशीज प्लांट एनिमल्स, हाँ कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, बस ये लाइन है इसमें, ठीक है ना, कि जो कलेक्शन है एक्चुअल स्पेसिमेंस का, स्पेसिमेंस होता है न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट एनिमल्स स्पीसीज का, वह टेक्सोनॉमिकल स्टडी में प्राइम सोर्स बनता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा जो है क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आ सकता, किसी भी एग्जाम में ऐसे बनने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको हाइड कर दिया, ठीक है ना। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ये सब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये सब हर्बेरियम, हर्बेरियम स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, याद रखें, क्वेश्चन नीट में या आईसीआर में या बोर्ड में जो है ऐसे आपसे पूछ देगा, मेनली नीट में ऐसा आ सकता है कि हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड एनिमल स्पेसिमेन, तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्टार मार्क है, प्लांट स्पेसिमेन के लिए यूज होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। याद रखो ट्रिक, ये है ट्रिक, ठीक है। हाँ, ट्रिक क्या है? डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे तो आपको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। डी मतलब ड्राइड, ठीक है, पी मतलब प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड, और पी मतलब प्रेस्ड। ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसमें डीबीपी दिख जाए, मतलब ड्राइड ऑप्शन में हो, ड्राई, प्रेस्ड, प्रिजर्व, सीधा ऑप्शन आप लगाना हर्बेरियम, बस खत्म खत्म। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, डीपीपी लगाना, आंसर खत्म, ठीक है, आंसर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड सर नीट में आया था, स्टैंडर्ड सीट और साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज तो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, ये एक बार नीट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज 11.5 टू 16.5 इंचेस, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज 11.5 टू 16.5 इंचेस, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये भी नीट में आ चुका है, हर्बेरियम सीट अल्सो कैरी लेवल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ट्रिक मैं बताता हूँ, इसका ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। हाँ, ये डीपीसी, बीएफ, बीएफ, ठीक है ना। हाँ, बीएफ, डीपीसी, ईएल, बीएफसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ट्रिक कैसे याद करना है? डीपीसी, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि जब घर बनता है तो एक दीवार और एक पिलर का फॉर्मेशन किया था, इसको हम बोलते हैं डीपीसी। डीपीसी का मतलब हुआ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। हर्बेरियम सीट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट डीपीसी, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। डेट क्या था, कलेक्शन का प्लेस क्या है, ठीक है। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बीएफ, बीएफ मतलब सब जानते हैं, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मतलब डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली नेम, और सी से है कलेक्टर नेम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर्बेरियम ऑल्सो कॉल्ड क्विक रिफरल सिस्टम, क्विक। अब क्विक रिफरल सिस्टम का मतलब क्या है? क्विक रिफरल सिस्टम का मतलब कुछ नहीं है, क्विक रिफरल सिस्टम का होता है लाइक गूगल, कि कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जाओ सीट उठाओ, पूरा इन्फॉर्मेशन उस पर पेस्ट है, इतना चीज का इन्फॉर्मेशन आप वहां से इकट्ठा करो और एक्सप्लोर करो, तो ये गूगल की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्विक रिफरल सिस्टम, ठीक है। उसका आता है बोटेनिकल गार्डन, इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन बोटेनिकल गार्डन जो है वह एग्जाम्पल है ex-situ कंजर्वेशन का। किसका एग्जाम्पल है? ex-situ कंजर्वेशन, ये बोटेनिकल गार्डन एग्जाम्पल है ex-situ कंजर्वेशन का। क्वेश्चन आया था 2005 में, नीट 2005, पहले AIPMT होता था, AIPMT 2005, इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है, 2005 में आया था, ऐसे रिपीट नहीं हो सकता, बट जब आप इकोलॉजी 12th में पढ़ोगे, यहाँ पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है ex-situ in-situ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ex-situ in-situ पे, तो याद रखिए। अब कुछ ही लोग को समझना होगा कि सर ex-situ गया है, देखो ex-situ का मतलब होता है ना, ठीक है ना,
ex-situ, in situ, ex-situ। ex-situ एक मेथड है कंजर्वेशन का। अगर किसी भी प्लांट को, एनिमल्स को उसके जगह से उठाकर किसी अलग जगह पे हम ले जाते हैं और वहाँ पे उसे कंजर्व करते हैं तो होता है ex-situ कंजर्वेशन। फिर से, किसी भी प्लांट, एनिमल्स को उसके जगह से उठाकर अलग लेकर कंजर्व करो, वह आता है एग्जाम्पल ex-situ कंजर्वेशन का। ठीक है साहब। स्पेशलाइज गार्डन होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, फॉर रेफरेंस, प्लांट फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे प्लांट को कंजर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद है फेमस बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये भी ठीक है, याद करने वाली बात है, कृपया इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं। उसका आता है म्यूजियम। म्यूजियम में इम्पॉर्टेंट है कि म्यूजियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं, जैसे कि स्कूल्स, सॉरी म्यूजियम जो है, म्यूजियम जनरली स्कूल्स और कॉलेज में होते हैं। ठीक है, म्यूजियम जो है जनरली स्कूल्स एंड कॉलेज में होते हैं। म्यूजियम के पास जो है वह कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट का और एनिमल्स स्पेसिमेंस का फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ये स्पेसिमेंस क्या है? स्पेसिमेंस का मतलब होता है न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल्स और प्लांट, जो भी आप कंसिडर करें। ठीक है, हाँ ठीक है। स्पेसिमेंस जो है न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट है, जो ये एनिमल है जो भी, ठीक है, एक्चुअली ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है। उसे हम कंटेनर में और जार में और प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के साथ। ये प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के साथ उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसको हम ड्राई स्पेसिमेन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल्स स्पेसिमेन आल्सो भी प्रिजर्व है ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट प्रिजर्व, हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। इंसेक्ट को हम प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में आफ्टर CKP कलेक्टिंग, क्लिंग एंड पाइनिंग। कलेक्शन के बाद, क्लिंग करने के बाद और पाइनिंग करने के बाद, ठीक है ना, हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। और जब लार्ज एनिमल्स की बात आती है लाइक बर्ड एंड मैमल्स, उसको हम स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, उसमें उसके शरीर से हम मसल्स को निकालकर भूसा और तरह तरह के डिफरेंट सब्सटेंस, मेनली भूसा टाइप ड्राई रॉ डालकर उसे हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, हाँ। उसका बाद है कि म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। तो म्यूजियम के पास स्केलेटन भी होता है एनिमल का। एक बार क्वेश्चन नीट में आया था कि क्या इमेज होता है क्या म्यूजियम में? तो नहीं साहब, इमेज नहीं होता है म्यूजियम में। म्यूजियम में जो है वो इमेज नहीं होता। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जू का। ठीक है, तो जो जू होता है उसमें हम जो है एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, हाँ, उसे हम बेटर प्लेस प्रोवाइड करते हैं, जैसा वो नेचुरल हैबिट में रहता है वो हम प्लेस प्रोवाइड करते हैं। लिखा है यहाँ पे कि जो जूलॉजिकल पार्क होता है वो प्लेस होता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्टेड। जो वाइल्ड एनिमल्स है उसे हम प्रोटेक्टेड मतलब एक संरक्षित इन्वायरमेंट में रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन केयर में रखते हैं। मतलब ह्यूमन जो है हमेशा देखभाल करता है ह्यूमन केयर में, जिससे हमें क्या फ़ायदा है? हमें एनिमल का फूड हैबिट, ठीक है, उसका बिहेवियर को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हम इंसान से होता है उतना हम उसे नेचुरल इन्वायरमेंट और कंडीशन देने का कोशिश करते हैं। इसी जू को हम शॉर्ट में जो है, सॉरी जूलॉजिकल पार्क को जो है हम शॉर्ट में जू बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं जू का। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की। व्हाट इज की? की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। की एक अलग दूसरा टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट और एनिमल्स दोनों की। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, उसके बाद है कि यह बेस्ड होता है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे। ठीक है, सिमिलरिटी होगा एक स्टेटमेंट होता है। एक्चुअली में की क्या होता है ना, दो स्टेटमेंट होता है, अपोजिट स्टेटमेंट होता है, उसमें हम सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, कहता है कि जो की है की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर कपलेट। एक्चुअल में क्या है थोड़ा हम इसको देखें। ठीक है, हाँ, एक की क्या है ना कि एक इस तरह का और एक इस तरह का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हाँ, यह जो लाइन दिया कंट्रास्टिंग, यही है कंट्रास्टिंग या कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, कंट्रास्टिंग का मतलब है अपोजिट। अपोजिट बोले या हम बोले अल्टरनेट, यही एक है क्लॉकवाइज, ठीक है, एक है एंटी क्लॉकवाइज, समझने के लिए कि एक इधर तो एक इधर, अपोजिट अल्टरनेट, या हम कंट्रास्टिंग बोले। ठीक है,
तो पेयर में होता है जिसे हम बोलते हैं कपलेट। की जो है वह पेयर में होता है, इसको हम बोलते हैं कपलेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। यही जो स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट, ये अलग अलग स्टेटमेंट है, अपोजिट स्टेटमेंट है, अल्टरनेट है, इसी को हम बोलते हैं लीड। यही लीड है, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंट लाइन ये कि की आर जनरली एनालिटिक नेचर, ये एनालिटिक होता है नेचर में, इसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कि जो है जनरली एनालिटिक इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला एक है मैनुअल, ठीक है ना, हाँ। उसका बाद एक है फ्लोरा, उसके बाद एक है मोनोग्राफ, एक है मोनोग्राफ, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ हम देखेंगे, ट्रिक है DHI। DHI का मतलब है फ्लोरा। DHI जहाँ भी दिया रहे, आंसर टिक नीट में किसी भी एग्जाम में लगाना है फ्लोरा, ठीक है। ठीक है साहब, अब क्या देखते हैं। सबसे पहले तो किस पूरे को अंडरलाइन कर दो, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद पेंसिल से हम टिक करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ को, ठीक है, हाँ ठीक है। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। इसी को हम यहाँ पे शॉर्ट में ट्रिक बना के लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटाट इंडेक्स। अगर ऑप्शन में है DHI डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, हैबिटाट दिया, इंडेक्स दिया हो, तो हम आंसर टिक करेंगे फ्लोरा, खत्म, टेंशन मुक्त, खत्म। उसके बाद आता है दे प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर। उसका आता है मैनुअल। मैनुअल क्या है, ठीक है। मैनुअल जो है यह टेक्सोनॉमी जो है पूरी इंफॉर्मेशन देता है किसी एक स्पीसीज का। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फाउंड इन एरिया। किसी एक स्पीसीज का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स निकाल के हमें जो देता है वह होता है मैनुअल, ठीक है, ठीक है। सॉरी तो मैं मिस्टेक कर गया। किसी भी एक्चुअल एनिमल का जो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स निकाल के देता है वो होता है मोनोग्राफ, वो होता है मोनोग्राफ। और मैनुअल जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, स्पीसीज का नेमिंग, किसी भी एरिया में जो स्पीसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन में, मतलब नेमिंग के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता होता है मैनुअल, ठीक है। मतलब नीट में अगर क्वेश्चन आता है फ्लोरा का तो ऑप्शन होगा DHI, ठीक है। मोनोग्राफ का होगा तो हम बोलेंगे कि पूरा इंफॉर्मेशन किसी एक टेक्सॉन का अगर कोई देता है, एक टेक्सॉन का, तो वह है मोनोग्राफ, ठीक है। मैनुअल जो है वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है स्पीसीज का जो एक एरिया में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है कैटलॉग, कैटलॉग दिया सकता है जिसका होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर्स, ठीक है। यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म हुई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि यह चैप्टर एंड हुआ, अगर आपको नोट चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और एक दो है, जैसे जब मैं ग्रोथ टॉपिक लिया था, ग्रोथ में डिस्क्राइब कर रहा था, तो वहाँ पे एक चीज़ रह गया मुझे बताना। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना, इसका दो पार्ट है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। देखो एक बात है कि जब एनाबॉलिज्म बराबर होता है, देखो तीन कंडीशन होता है, एक है एनाबॉलिज्म बराबर है कैटाबॉलिज्म से, एक है एनाबॉलिज्म जो है ज़्यादा है कैटाबॉलिज्म से, और एक है एनाबॉलिज्म जो है वो लेस है कैटाबॉलिज्म से, ठीक है। जब एनाबॉलिज्म बराबर होता है कैटाबॉलिज्म से, हमने क्या कहा कि एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कैटाबॉलिज्म का मतलब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। जब दोनों इक्वल चल रहा हो, एनाबॉलिज्म ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए होता है, हमने पढ़ा, ठीक है। जब दोनों इक्वल चल रहा हो तो हम बोलते हैं शरीर में नो ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ क्यों होता है? मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है। अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का ही ना पार्ट है। तो अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म दोनों सेम है तो नो ग्रोथ,